हाय स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर S8 पेपर जिसका नाम है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, मीन्स पेडागोजी ऑफ हिंदी। भाषा अर्जन किसको कहते हैं? भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। इस तरह जब कोई बालक भाषा अर्जन की इस प्रक्रिया को सीख जाता है तो उसके अंदर मानव भाषा को ग्रहण करने की क्षमता अर्जित हो जाती है। भाषा अर्जन जो है लैंग्वेज एक्विजिशन एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसमें बालक की सीखने की प्रक्रिया व्याकरण के नियमों से पूर्णतः अलग रहती है और वह प्रथम भाषा अर्जित करता है। शुरू में वह भाषा अर्जित करता है, बाद में जो है वो भाषा सीखता है, भाषा की लर्निंग करता है। तो अगर हम बात करें भाषा अधिगम के दार्शनिक आधार की, तो भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन जो था वो अवचेतन प्रक्रिया थी। ये प्रक्रिया नियमबद्ध होती है। जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया है वो नियमबद्ध होती है और जो व्याकरण के नियम के तहत जो है इसको सिखाया जाता है। तो ये दार्शनिक जो आधार है भाषा अधिगम का वो बताया गया है। अगर हम बात करें तो भाषा अधिगम के सामाजिक आधार, तो ये बताता है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी मनुष्य अकेला जीवन नहीं गुजार सकता है। वह एक ही समय में एक या एक से अधिक समाज या सामाजिक समूहों का सदस्य होता है। इसके साथ साथ वह अपने सामाजिक कार्यों के लिए भाषा पर निर्भर रहता है। सामाजिक रचना एवं समाज में विचार विनिमय की आवश्यकता ने ही भाषा को जन्म दिया। तो ये जो सामाजिक आधार है वो कहता है कि सामाजिक प्रक्रिया है भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो भाषा सीखता है। हर समाज की अपनी एक भाषा होती है और उस पर उस समाज की अमीर छाप मौजूद रहती है। अर्थात भाषा से समाज को और समाज को भाषा से समझा जाता है। तो ये बातें बताई गई हैं। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो इसके अनुसार भाषा का संबंध हमारी मानसिक प्रक्रिया से है, सामाजिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि मानसिक प्रक्रिया से है। किसी उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे मन में उत्पन्न प्रक्रिया जब ध्वनि की शक्ल लेती है तभी भाषा का जन्म होता है। अर्थात भाषा एक प्रकार से उत्तेजन प्रक्रिया, ध्वनन प्रक्रिया की ही श्रृंखला है। तो इसका कहना है कि भाषा जो है एक मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक प्रक्रिया है। तो ये बातें बताई गई हैं, नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने एवं सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि। तो हम सब जानते हैं कि संसार में हजारों बोलियां और भाषाएं प्रचलित है और उनके बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। जो भाषा बालक अपनी माँ से सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है, किंतु अपने व्यवहारिक जीवन में शिक्षा के लिए और अन्य कार्यों को चलाने के लिए मनुष्य मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा भी सीखता है। भाषा वैज्ञानिकों के सामने एक अहम प्रश्न है कि मनुष्य ये भाषाएं किस प्रकार सीख पाता है। इस पर भाषाविदों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगर हम चॉम्स्की की बात करें तो इन्होंने जो दृष्टिकोण दिया है बहुभाषिक दृष्टिकोण, उनका कहना है कि मानव अपने जन्म से ही इस योग्य होता है कि वह कोई ना कोई भाषा सीख सके। उनके अनुसार मनुष्य बचपन से ही उनके मस्तिष्क पर पहले से ही कुछ भाषाई संरचना बनी रहती है, पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। जब शुरुआत के दौर में कोई बालक किसी भाषा को सीखता है तो वह भाषा अर्जन विधि का ही प्रयोग करता है। वह उस वक्त केवल नए शब्द संग्रह को ही सीखना चाहता है। दूसरी तरह चॉम्स्की का मानना है कि बालक केवल अनुकरण के माध्यम से ही लिखे यह संभव नहीं होता, क्योंकि बालक जिस वातावरण में रह रहा होता है वह हमेशा परिष्कृत एवं परिमार्जित नहीं होता है, वह अनियमित भी हो सकता है। उनका मानना है कि चाहे कोई भी भाषा हो, उनको मस्तिष्क के द्वारा तरतीब दी जाती है, सीक्वेंस में उसको माइंड जो है एक सीक्वेंस में अरेंज करता है। बालक की जो प्रारंभिक आयु होती है उस वक्त वह मातृभाषा को बोलने लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति व्याकरणीय रूप से गलत वाक्य बोलता है तो बालक तुरंत सचेत हो जाता है। इस प्रकार चॉम्स्की ने भाषा सीखने सिखाने के लिए बहुभाषिक दृष्टिकोण दिया है।
चॉम्स्की यह मानते हैं कि बालक कोई भी भाषा सीखने के लिए योग्यता लेकर पैदा होता है। पहले से उनके अंदर इनबॉर्न एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने के लिए। उन्होंने माना है कि कुछ भाषाई संरचना बच्चे के मस्तिष्क पर पहले से ही अंकित होती है, जिसके फलस्वरूप बच्चा भाषा का सही रूप से वह उसे बोल पाता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि प्रत्येक बालक भाषा अर्जन उपकरण यंत्र के साथ पैदा होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है उसके साथ वो पैदा होता है, जिस पर व्याकरणीय संरचना और भाषा के मुख्य सिद्धांत का एक प्रकार से अंकन रहता है। तो ये बातें चॉम्स्की ने बताई है। चॉम्स्की ने बताया कि बच्चा केवल अनुकरण के माध्यम से ही सीखे यह असंभव है, क्योंकि उनके आसपास के वातावरण में बोली जाने वाली भाषा हमेशा परिष्कृत एवं परिमार्जित नहीं होती है, बल्कि काफ़ी हद तक अनियमित भी होती है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताया। अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें तो उनका मानना था, वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। साथ ही उन्होंने भाषा सीखने सिखाने के लिए बहुभाषिक दृष्टिकोण के संबंध में बताया कि भाषा के विकास में संप्रेषण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कम्युनिकेशन का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इस संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जो भाषा का विकास होता है और जिसमें मनुष्य एक दूसरे से अपने भाव एवं विचारों का संप्रेषण करता है, इस तरह जब उस समाज के लोगों का एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया होती है तो भाषा का भी संप्रेषण होता है, जिससे मनुष्य के लिए संबंधों की भाषा का विकास होता है। बहुभाषिक का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। अगर देखा जाए तो विश्व में बहुभाषी लोगों की संख्या एक भाषी की तुलना में बहुत अधिक है। विद्वानों का मत है कि द्विभाषिता किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है। कम से कम दो भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके विकास के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो विचार एवं भाषा की उत्पत्ति। तो विचार की उत्पत्ति मनुष्य के मन में होती है, जिसके माध्यम से वो अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है। यह एक तरह से अशाब्दिक होता है। मनुष्य के जन्म के शुरुआती दौर में जब वह 2 वर्ष की अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से वह अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने लगता है। जहां तक भाषा के प्रयोग की बात है तो यह आरंभिक अवस्था में सामाजिक अंतःक्रिया के लिए होता है। इस समय बालक की वैचारिक संरचना बन जाती है और वह अपनी पूरी उम्र इसी की सहायता से अपने विचारों को व्यक्त करता है। सर्वप्रथम विचार अशाब्दिक होते हैं। 2 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बालक को शब्द मिल जाते हैं और भाषा में तार्किकता आने लगती है। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक अंतःक्रिया के लिए होता है, लेकिन एक समय पर भाषा बच्चों की वैचारिक संरचना बन जाती है। शब्द निर्माण एवं संप्रत्यय निर्माण, वर्ड्स फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। जब बच्चा यह महसूस करने लगता है कि प्रत्येक चीज का एक नाम है, तब उनके समकक्ष कोई भी नई वस्तु की एक समस्यात्मक परिस्थिति की तरह उत्पन्न होती है और उसका हल उस वस्तु को नाम देकर करता है। जब उसके पास उस वस्तु के लिए नाम नहीं होता है तो वह अपने बड़ों के पास जाकर उसका नाम पूछता है। इस प्रकार उसके आरंभिक शब्द का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे उसका संप्रत्यय का रूप ले लेता है, कॉन्सेप्ट का रूप ले लेता है। वाइगोत्स्की ने भाषा को 3 प्रकार से विभेदीकरण किया है। एक सामाजिक वाक्य, दूसरा मूक अंतःवाक्य और तीसरा निजी वाक्य। तो सामाजिक वाक्य क्या है? सामाजिक वाक्य का मतलब उस वाक्य से है जो बच्चा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज या अपने आस पड़ोस के दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण करता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2 वर्ष की आयु से ही शुरू होने लगती है। दूसरा है मूक अंतःवाक्य। मूक अंतःवाक्य उस स्थिति को कहते हैं जब बच्चा स्वयं से बात करे और उसे कोई दूसरा व्यक्ति न सुने। इसका इस्तेमाल बच्चों की 3 साल के बाद की आयु में शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत बच्चा अपने आप को निर्देशित करने का काम करता है। धीरे धीरे छात्र यह समझने लगता है कि शिक्षण दरअसल एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है।
इस किस्म की दृष्टि हर उम्र के छात्रों के लिए कारगर है। तीसरा जो है वो निजी वाक्य है। इसका प्रयोग बच्चा स्वयं से बात करने के लिए और बौद्धिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है। यह 3 साल की आयु से शुरू होती है। इसमें बच्चा स्वयं से भी जोर जोर से बात करता है। धीरे धीरे यह वाक्य मूक वाक्य का रूप ले लेती है, अर्थात बच्चा स्वयं से तो बात करता है किंतु उसको दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पाता। इसी को वाइगोत्स्की ने मूक अंतःवाक्य कहा है। वाइगोत्स्की पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले निजी वाक्य की महत्वता को बताया। उन्होंने बताया कि निजी, सामाजिक एवं अंतर्मुख वाक्य के बीच स्थानांतरण का काम करता है और इसी के माध्यम से भाषा वैचारिक संरचना बनती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रचना शिक्षण पर टिप्पणी लिखें। मतलब रचना शिक्षण क्या है? तो रचना का अर्थ सजाना और संवारना होता है। जब भाव और भाषा को सुंदर ढंग से क्रमबद्ध रूप से सजाया जाता है तो उसे रचना कहते हैं। इस प्रकार किसी विचार या बात को भली भांति मनन करके उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना रचना का एक अंग है। लिखित रचना का संबंध सृजनात्मक रचना से है, जिसमें वाक्य रचना से लेकर अनुच्छेद रचना, छोटी कहानी, कविता, पत्र लेखन, विज्ञान, अनेकार्थवादी शब्दों के अर्थ लिखना, ये सब सारी चीजें, मुहावरों का प्रयोग करना, ये सब आता है इसके अंदर। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रचना वह सार्थक तथा कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। कलात्मक और सजी हुई भाषा में भाव प्रकाशन ही रचना है। मौखिक रचना द्वारा केवल वे व्यक्ति ही लाभान्वित होते हैं जो कि उसे प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हो। लिखित रचना का लाभ मानव समाज के अनेक पीढ़ियों तक उठा सकता है। अपने अनुभवों और विचारों का अस्थायी रूप प्रदान करने में मनुष्य को लिखित रचना का ही सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बातें बेकन ने कही है। लेखन से मानव में पूर्णता आ जाती है। लिखित रचना की शिक्षा प्रदान करते वक्त अध्यापक को कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। पहला, बालक की भाषा सरल, बोधगम्य, परिष्कृत, सुगठित और परिमार्जित होनी चाहिए। बालकों की रचना में विराम, अर्धविराम, फुल स्टॉप, कॉमा आदि चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। रचना में भावनाएं प्रमुख विषय से ही संबंधित हो। लिखित रचना में व्यर्थ की बातें न भरी जाए। लिखित रचना के अक्षर सुंदर और सुडौल होने चाहिए। अक्षरों का आकार भी मध्य होना चाहिए। अध्यापकों को बालकों की अशुद्धियों की ओर सदैव संकेत करना चाहिए। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसका अध्यापक ध्यान रख सकते हैं लिखित रचना के वक्त। रचना में किसी प्रकार का विरोधाभास न हो, ये सब सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है? जब हम उसे राइटिंग सिखा रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है? तो प्रारंभिक स्तर पे भाषा की दक्षताओं में लेखन का स्थान सुनने, बोलने तथा पढ़ने के बाद आता है। लिखना जो है पहले बच्चा जो है सुनना शुरू करता है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है और बाद सबसे लास्ट में लिखना शुरू करता है। आगे चलकर सुनना, बोलना और पढ़ना साथ साथ चलता रहता है। लिखने का काम करते समय भी हम किसी से बातचीत ही करते होते हैं। लिखने में अक्षरों को अनुरूप बना लेना अनिवार्य है। हाथ की उंगलियों की मांसपेशियों को यथोचित घुमाने में दक्ष होना जरूरी है। अक्षरों को पढ़ने में कुशल होने पर लिखना आसान हो जाता है। तो ये सब सारी बातें हैं। अब यहाँ बच्चों को लिखना सिखाने में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो है बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, छात्र के कलम पकड़ने की विधि, सिरोरेखा, लिपि प्रतीक, अक्षर सुडौल हो, नमूने उपयुक्त हो और अभ्यास करें। इन बातों का ध्यान रखना है। बैठने का ढंग, छात्र के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, रीढ़ की हड्डी लिखते समय सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत न पड़ने पाए, इसके अतिरिक्त आंखों पे अधिक बल न पड़े। तो ये सब बातें बताई गई है। आंखों से कागज की दूरी, तो छात्र कागज को आंखों के ना तो बिल्कुल पास रखे और ना ही आंखों से बहुत दूर रखे, बल्कि लगभग 1 फीट दूर रखकर लिखना अच्छा होगा। कलम पकड़ने की विधि, पहली और दूसरी उंगली
के बीच में कलम रखकर उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए। कलम को नीब के लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। तो ये सब कुछ विधियां बताई गई है जिसके थ्रू बच्चों को जो है अच्छा जो है उसका लेखन कौशल बढ़ाया जा सकता है। शिरोरेखा, अक्षर का आवश्यक अंग शिरोरेखा है, जो हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं, ऊपर जो हम लाइन देते हैं उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए। और शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों और वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। लिपि प्रतीक, अनुस्वर, हलंत, मात्राओं के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। छोटे छोटे लिपि प्रतीकों की भूल से लेख विकृत हो जाते हैं। अक्षर सुडौल हो, बहुत सुंदर लिखना चाहिए। नमूने उपयुक्त हो, अध्यापक द्वारा बनाए गए अक्षर या शब्द आदर्श हो जिससे कि उनके आधार पर छात्र लिख सके। और अभ्यास, लिखना एक कला है इसलिए लिखने का अभ्यास होना चाहिए। लिखना एक तरह की बातचीत ही है। लिखते वक्त हम किसी से संवाद कर रहे होते हैं, हालांकि वह व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है। बहुत सी बातें हम किसी सूचना, विचार या याद को सुरक्षित रखने के लिए लिखते हैं। यदि मैं अपने आज के अनुभव को एक डायरी में लिखूं तो मैं इस अनुभव को किसी और दिन पढ़ने की आशा में सुरक्षित रख सकूंगा। तो ये सब बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाचन और पाठन में अंतर। क्या अंतर है? वाचन और पाठन में परिवेश के माध्यम से तो कोई खास अंतर नहीं है, परंतु वाचन में ध्वनि अनिवार्य है, पठन में नहीं। जब हम बोलते हैं, वाचन करते हैं तो ध्वनि उसमें निकलनी चाहिए, बट पठन में जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो जरूरी नहीं कि ध्वनि निकले। पठन गंभीर रूप से होता है, वाचन नहीं। और उच्चारण क्षमता वाचन से ही सही पता लग सकती है। पाठन का अर्थ होता है पढ़ना। वाक्य प्रयोग, मेरी पठन पाठन में रुचि है, अर्थात मेरी पढ़ने पढ़ाने में रुचि है। वाचन का अर्थ पढ़कर सुनना, जैसे कि किसी भी कहानी, किताब, उपन्यास का वाचन करना। तो वाचन और पाठन में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना और लिखना में संबंधों का उल्लेख करें। तो पढ़ने एवं लिखने के कौशलों का विकास साथ साथ होता है। जब हम लिखते हैं तो उसे पढ़ते भी जाते हैं। एक कौशल का विकास दूसरे कौशल के विकास को प्रभावित करता है। इसी क्रम में हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चे लिपि चिन्हों को जाने बिना भी उन्हें पढ़ सकते हैं। बच्चे आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से अपने मन की बातों को अभिव्यक्त भी करते हैं। कक्षा में लेखन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने लिखने का संबंध समझना अनिवार्य है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक है। पठन में सीखी गई अवधारणाएं और कौशल लेखन में काम आते हैं और लेखन की पठन में। अतः बच्चों को लिखित संदेशों को उन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए तथा पढ़ी हुई सामग्री से संबंधित लेखन का कार्य देना चाहिए। तो दोनों में संबंध है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखते समय छात्र की लिखावट में अनेक दोष आते हैं, आप उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले स्वयं संशोधन विधि का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बच्चों को खुद से अपनी अशुद्धियों को पहचानने का मौका देंगे और उसे खुद से दूर करने का मौका देंगे। दूसरा, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करने से छात्र शुद्ध लिखेगा। सुलेख के अभ्यास द्वारा हम उसे रोज 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ लिखने के लिए दें तो उसकी जो लिखने की कौशल है वो कहीं ना कहीं सुधरेगी। श्रुति लेख द्वारा सप्ताह में 1 बार कक्षा 3 से श्रुति लेख कराया जाए। व्याकरण नियमों का ज्ञान कराकर, अगर हम व्याकरण के नियमों का ज्ञान करा दे तो भी लिखना आसान हो जाएगा। शारीरिक दोषों का उपचार, जो भी वाणी या श्रवण इंद्रियां या दोषों हैं उनको क्या करना है, हमें दूर करना है। अगर वो सुन नहीं सकता, अगर वो पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो फिर वो अच्छी तरीके से लिख भी नहीं सकता है। अध्यापक द्वारा संशोधन, स्वयं अध्यापक शुद्ध उच्चारण करे, वह शुद्ध लिखे और पाठ्यपुस्तकों में यदि अशुद्धियां हो तो उसे शुद्ध कराए। इसके अतिरिक्त बालक द्वारा अशुद्ध बोलने व लिखने पर उसी समय उसे शुद्ध कराया जाए। अक्षर विन्यास का अभ्यास, सही व सुंदर लिखने के लिए लिखने से पहले की तैयारी कराई जाए, वर्ण लेखन कराया जाए।
खेल विधि अपनाकर बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है छात्रों में लेखन विधि का विकास हो सके इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो खेल विधि है, देखो और कहो विधि है। नेक्स्ट है संभाषण विधि। इस विधि में शिक्षक कक्षा में किसी विषय वस्तु या दृश्य के संबंध में वार्तालाप करता है। इसमें शिक्षक प्रश्नोत्तरी का भी सहयोग लेता है। जब पूर्ण रूप से उस विषय पर चर्चा हो जाती है तो उस पर निबंध लिखने को कहा जाता है। तो यह है संभाषण विधि। नेक्स्ट है शब्द प्रदान विधि। तो ये प्राथमिक कक्षाओं में कहानी रचना के लिए या किसी वस्तु पर संक्षिप्त रूप से रचना के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट पर क्रमानुसार कुछ शब्द लिख देते हैं या उस शब्दों पर एक एक वाक्य बनवाता है। तो इस तरह से शब्द प्रदान विधि भी कहा जा सकता है। अनुकरण विधि, नकल करके किसी की लिखी हुई चीज़ों को देख करके उसकी नकल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की योजना से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी पाठ्य योजना, लेसन प्लानिंग की बात की जा रही है। तो पाठ्य योजना किसी विषय वस्तु की उस छोटी इकाई अथवा इकाइयों को कहते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित क्लास में पढ़ाता है। नेल्सन वाशिंग के अनुसार पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। तो एक तरीके से टीचर जब किस तरह की विषय वस्तु को कक्षा में पढ़ाना है उसकी पहले से तैयारी करके जाता है तो उसे पाठ्य योजना कहते हैं। पाठ्य योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देती है, उसे शिक्षण की राह पर लगाए रखती है। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक शैक्षिक लक्ष्यों तथा प्रतिक्रियाओं का नियम निर्धारण संपूर्ण लक्ष्यों तथा प्रतिक्रियाओं के रूप में करता है। पाठ्य योजना कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन की संभावना का विकास करती है। पाठ्य योजना पाठ्यक्रम की इकाई के प्रत्येक पद पर प्रत्यास्मरण करने में सहायता प्रदान करती है। पाठ्य योजना का यहाँ पे महत्व दिया गया है। नवीन शिक्षक को, विशेषतः विद्यार्थी शिक्षकों को शिक्षण कार्य आरंभ करने के पहले पाठ्य योजना अवश्य बना लेनी चाहिए। पाठ्य योजना बनाने में निम्नलिखित लाभ हैं। उपयुक्त वातावरण मिल जाता है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है क्योंकि पाठ्य योजना में हमें प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को करंट नॉलेज में कनेक्ट करना होता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण, पाठ्य योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनकी रुचियाँ, उनकी जो है आवश्यकताएं, क्षमताओं की दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ और टीचिंग टूल्स का प्रयोग करता है जिससे शिक्षण जो है वह साइकोलॉजिकल हो जाता है। विषय सामग्री का सीमित होना, क्रियाओं का निश्चित होना, सहायक सामग्री की तैयारी, शिक्षण कौशल का विकास, शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का विकास, चिंतन में क्रमबद्धता का विकास और शक्ति तथा समय की बचत। तो लेसन प्लान से ये फायदे हैं कि शक्ति तथा समय बच जाता है, चिंतन में क्रमबद्धता का विकास हो जाता है, सीक्वेंस में हम किसी बात को सोचते हैं, और शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग, शिक्षण में हम जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास के साथ शिक्षण हो पाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, कक्षा जो है अनुशासित रहती है। तो ये सब लाभ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीखने की योजना का निर्माण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जब आप लेसन प्लान कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको उद्देश्य की स्पष्टता, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। विषय का ज्ञान, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। समस्त विषयों का सामान्य ज्ञान, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स का जनरल नॉलेज हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी टीचिंग मेथड्स हैं, मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू टीचर जो है वो पढ़ाएंगे, शिक्षण विधि जो है उन सब का ज्ञान टीचर को बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान, नेचर ऑफ चाइल्ड, इसका नॉलेज होना चाहिए। पूर्व ज्ञान की स्पष्टता, यानी जो प्रीवियस नॉलेज है
बच्चे क्या जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे का नॉलेज लेवल कितना है। तो पूर्व ज्ञान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज। इसके अलावा जो लेवल ऑफ क्लास है, कक्षा के स्तर का हमें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सोपानों का विभाजन, यानी कि हम किस तरह से लेसन प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कई सारे पार्ट में बांटेंगे, तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। जो भी हम टीचिंग ऐड लेके जाना चाह रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। समय का ज्ञान कि कितनी देर में हमें पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो ये सारे नॉलेज होने चाहिए लेसन प्लान बनाते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? रचना व अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य क्या है? जैसे राधा पानी लाती है। संयुक्त वाक्य जिसमें 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा, तो ये संयुक्त वाक्य है। उसी तरह से मिश्रित वाक्य, मैं गाड़ी चलाता हूँ जिसे पहले मेरे मित्र चलाया करते थे। तो यहाँ पे ये मिक्स किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए कि क्या होता है। मिश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। फिर से मिश्रित उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये सब बताया गया है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, सेंटेंस जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम दिया गया है विधानात्मक, निषेधात्मक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मय सूचक वाचक और संदेहवाचक। तो टोटल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि विधानात्मक वाक्य किसको कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य किसको कहते हैं। तो ये यहाँ पे से आप नोट कर सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तुम्हारा क्या नाम है। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाएगी। संकेतवाचक वाक्य, उसके बाद विस्मय सूचक वाक्य। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, संकेतक क्या है, संकेतक का निर्माण क्यों और कैसे होना चाहिए। संकेतक से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसकी लर्निंग लेवल कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, उसके अंदर प्रगति हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए हमें लर्निंग इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि लर्निंग इंडिकेटर्स क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये बातें दी गई है। लर्निंग इंडिकेटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, संकेतक जो है इसका प्रयोग किस तरह से करना है कक्ष के दौरान, वो बताया गया है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि आकलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके उद्देश्य को बताइए। असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पर आकलन क्या है कि हम बच्चों के परफॉर्मेंस की, बच्चों ने क्या सीखा नहीं सीखा, उसकी जांच जो करते हैं उसे हम आकलन कहते हैं। समय समय पर हम उनकी जांच करते रहते हैं कि बच्चों की प्रगति कहाँ तक हुई है, बच्चों में क्या कमियां हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके पास कौन कौन से थ्रेट हैं। तो इन सब को पता करने के लिए टीचर जो भी काम करते हैं वो असेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आकलन का क्या उद्देश्य है वो बताया गया है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है वो बताया गया है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आकलन के विभिन्न प्रकार एवं उपकरणों तथा तकनीकों की विवेचना करें। तो कितने तरह के जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात की जा रही है, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, सहपाठियों द्वारा आकलन, आपके जो पीयर्स ग्रुप हैं वो आकलन कर सकते हैं। मौखिक आकलन भी हो सकता है, प्रश्न उत्तर सत्र भी हो सकता है, कहानी कहना, इसके थ्रू भी आकलन किया जा सकता है। इसके अलावा जो आकलन है वो बोलकर पढ़ना, वर्णन करना, प्रस्तुति और अभिनय,
या अवलोकन करके हम बच्चों को उसका हम असेसमेंट कर सकते हैं। रिटेन एग्ज़ाम लेकर के असेसमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के थ्रू भी हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। हमारे पास जांच सूची यानी शेड्यूल जो होता है उसके थ्रू भी हम बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये सब टूल्स ऑफ असेसमेंट है। रेटिंग स्केल हमारे पास असेसमेंट का एक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सतत व्यापक मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसका वर्णन करें। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन कैसे किया जाए, क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, मतलब हर यूनिट के बाद हमें बच्चों की एबिलिटी को टेस्ट करते रहने हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसको डायग्नोसिस करते रहना है, जिससे कि हम उनकी कमियों को दूर कर पाए और हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और वो बेहतर हो पाए। और व्यापक का मतलब होता है कि हर एस्पेक्ट्स का, सिर्फ हम बच्चों के स्कॉलस्टिक अचीवमेंट को नहीं देखेंगे बल्कि उसके को स्कॉलस्टिक मतलब जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसके भी अचीवमेंट को देखना है। ओवरऑल एस्पेक्ट्स जो है बच्चे का वो देखना है। सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को मेज़र कर करके हम बच्चों का असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो व्यापक का मतलब है कि हर तरह के जो बच्चों के डायमेंशंस हैं उनका हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है। दैनिक शिक्षा योजना बनाएंगे हम व्यापक मूल्यांकन के लिए। पूछताछ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्वेश्चनायर के थ्रू कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। ये सब टूल्स है। चाइल्ड पोर्टफोलियो के थ्रू भी हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क हम बच्चों को दे सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, उसके थ्रू भी हम बच्चों का असेसमेंट लगातार कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी शिक्षण में कक्ष में मूल्यांकन संबंधी कार्यों को बताएं। तो मूल्यांकन से रिलेटेड कौन कौन से कार्य हैं वो बताया गया यहाँ पे। प्रश्न कर, लिखित या मौखिक उत्तर प्राप्त करना, वाक्य रचना कराना, एक पंक्ति देकर छात्रों को उसका विस्तार करने को कहना, चित्र या वस्तु देखकर उस पर वाक्य रचना करना। तो इस तरह से हम हिंदी का मूल्यांकन कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तकों में निर्देशित विषय वस्तु का संकलन करना। तो ये सब बातें बताई गई हैं। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, परंपरागत कक्षा शिक्षण और रचनात्मक कक्षा शिक्षण में अंतर बताएं। जो बिहेवियरिस्ट क्लास टीचिंग है और कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास टीचिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो परंपरागत जो कक्षा शिक्षण होता है वो पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड होता है, जबकि रचनात्मक कक्षा शिक्षण जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। परंपरागत कक्षा शिक्षण में शिक्षण पे जोर दिया जाता है, जबकि रचनात्मक में अधिगम पे जोर दिया जाता है कि बच्चा किस तरह से सीखे। जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है इसमें शिक्षक ज्ञान का डिलीवर करने वाला होता है, स्टूडेंट सिर्फ ऑडियंस होते हैं। बट यहाँ पे शिक्षार्थी जो है, बच्चे जो है, चाइल्ड जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, सीखने में। अगर हम बात करें बिहेवियरिस्ट की तो इसमें पाठ्यचर्या का ढांचा एक स्टेबल होता है, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इसमें शिक्षक निर्देश देता है बिहेवियरिस्ट में, जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में शिक्षार्थी की स्वायत्तता की कद्र की जाती है। इसमें सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से सीखने पे जोर दिया जाता है परंपरागत में, जबकि जो रचनात्मक शिक्षा है इसमें विविध संबंध स्रोतों से सीखने पे जोर दिया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस दोनों में बताए गए हैं, तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे AR कॉन्सेप्ट लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब भी करें